नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आप और हम जानते हैं कि किस तरह से एसआईआर का जो मुद्दा है, ये आजकल देश में गरमाया हुआ है और उससे भी ज़्यादा जो एक गरमाया गया मुद्दा, वो वोट चोरी का। ठीक है जी, आप जानते हैं कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इंदिरा भवन दिल्ली में अपनी कॉन्फ्रेंस करी और उसमें किस तरह से बहुत ही एक व्यवहारिक और प्रैक्टिकल अंदाज से उन्होंने स्लाइड पर एक-एक चीज़ समझाई और सारा कुछ उनको टिप्स पे था। और बड़े-बड़े अगर ये कहें कि कोई एक प्रोफ़ेशनल भी इतनी सफाई से जो है वो अपना जो है वो दिखा नहीं सकता और सारा समझा नहीं सकता। उलझे हुए केस को विशेषकर बड़ा अनमैनेजेबल जिसे हम कहते हैं कि एक मामला था ये वोट में जो है गड़बड़ियों का, तो उन्होंने बड़े व्यवहारिक ढंग से समझाया। एक बात तो ये, लेकिन अब इससे थोड़ी पृष्ठभूमि भी समझते हैं कि एसआईआर में हड़बड़ाहट हुई क्यों? जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, दरअसल हुआ ये है कि हम और आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव विधानसभा के हुए, दिल्ली में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए और उधर से कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। इन सब में लगातार शिकस्त खा रही जो कांग्रेस या विपक्षी दल, अब ये चिंतन मनन, हालांकि ये मध्य प्रदेश से ही शुरू हो चुका था, फिर भी धीरे धीरे चलते चलते ये सब चिंतन मनन आगे बढ़ता चला गया। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब जो है राहुल गांधी ने एक लेख लिखा, वो था मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। जब इसका मतलब ये है कि उनकी जो तैयारियां राहुल गांधी की कहें या कुल विपक्ष की कहें, इस गड़बड़ियों को लेकर बहुत जो है धीमी गति से लेकिन मजबूत और ठोस कदम उठाकर वो चल रही थी, तो उन्होंने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र ये लिखा और वो एक नहीं अनेक अखबारों में वो आर्टिकल छपा, बहुत चर्चा हुई उसकी। उसके बाद वो बिहार में गए और बिहार में भी जाकर उन्होंने एक अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो चुनाव है, अगर हमने समय रहते कदम ना उठाए, ना कुछ इस पर छानबीन करी, तो ये जो है हाईजैक होगा ये चुनाव। ये उनकी स्टेटमेंट आई। चलिए, अब उसके बाद होता क्या है कि हड़बड़ाहट में ये प्रक्रिया शुरू होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक तरफ शुरू होता है और दूसरी तरफ एक सोशल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी शुरुआत करते हैं राहुल गांधी। उन्होंने ये पहले मतलब आर्टिकल लिखा, फिर ये घोषणा की कि भाई इस तरह से हो सकता है, हाईजैक हो सकता है, और मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र लिखा और ये भी कहा कि किस तरह से ये चुनावों में गड़बड़ियां हो रही हैं, ये सारा। फिर 7 अगस्त को उन्होंने मतलब जो है वो सिलसिला एक कॉन्फ्रेंस करी, उसमें मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इस सोशल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह की वहाँ पे शुरू हुआ, तो तब वहाँ एक वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं, सभी जानते हैं, अजीत अंजुम जी, तो वो गए, उन्होंने वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करी और बड़े ही इत्मीनान से मैं कहूँ, लेकिन अंदर से उन्हें जिस बात का घबराहट वगैरह हर एक को होती है, क्योंकि एक बड़े विपक्षी खेमे में जाके काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन हेड्स ऑफ टू अजीत अंजुम जी कि उन्होंने ये कार्य बड़े कुशलता के साथ किया और लोगों को जानकारी दी कि किस तरह की गड़बड़ियाँ वहाँ पर हो रही हैं। ये सारा ये अतीत कोई बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है, कल की बात है और सभी जानते हैं। तो वहाँ से एकदम ये जो है सारा एक वो शुरू हुआ। और इसी बीच आपको बता दें कि एक याचिका डाली गई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में की तरफ से। अब इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, योगेंद्र यादव जी, आप जानते हैं कि बहुत ही जो एक शख्सियत हैं जो राजनीति के, और ये एक टाइम में स्फोलॉजिस्ट भी रहे, बहुत जिसे कहते हैं कि राजनीति में तो इनका खासा एक रुझान भी है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और आम आदमी पार्टी में रहे, अब भी अपना एक संगठन चला रहे हैं। महुआ मोइत्रा जी हैं और मनोज झा साहब, ये आप जानते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये सारे लोग याचिका करते हैं। और इनके जो साथ जो अधिवक्ता जो सीनियर जिसे कहें कि सीनियर मोस्ट कहें कि वरिष्ठ कहें और वरिष्ठतम अधिवक्ता थे, उनमें से कपिल सिब्बल साहब थे, प्रशांत भूषण जी थे, एएम सिंघवी साहब और एक गोपाल शंकर नारायण जी, फिर आगे ये वकील भी थे और जो सीनियर लोग हैं वो भी थे, और शादान फरास्त, निज़ाम पाशा, AOR यश, S विजय, हर्षित आनंद वगैरह, ये सारे के सारी टीम वहाँ पे थी। और जहाँ तक योगेंद्र यादव जी का, तो उनका तो आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने बताया व्यवहारिक रूप से कि जो मृतकों को, मतलब जो जीवित हैं उनको मृतकों की सूची में कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया। खैर, लेकिन ये तो बात बड़े इत्मीनान से बात करने वाले वो जो शख्सियत है, जहाँ तक इनका योगेंद्र यादव जी की बात है। तो दूसरी तरफ उत्तरदाता जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, उनकी तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता कहें वो थे राकेश द्विवेदी साहब। तो 12 तारीख की सुनवाई थी, 13 को ये जो उन्होंने निर्देश दिए, क्योंकि
अब जो बात फैली जी आदेश आ गए हो, तो वो वहाँ हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, छोटी सी क्लिप आप देखिएगा। जी, तो ये हो रहा था, तो अब तो उसका भ्रामक और भ्रम टूट गया होगा। प्रभाकर जी की एक बात से मैं सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, जो पहली बड़ी बात, बाकी सब तो चीजें छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण ये पहला अंतरिम आदेश। मैं चाहता हूं दर्शक इस बात को समझें। इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है। अंतिम आज, क्योंकि अंततः तो हम जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है, इसको तो खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे हम बाद में आपको सुनेंगे, पूरा चर्चा और होगी। फिलहाल हम एक अंतरिम आदेश दे रहे हैं, और अंतरिम भी ये पूरा नहीं है। आज जजेस ने कहा कि देखिए, इस पूरे मुद्दे को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, और उन्होंने कहा आज हम केवल वो टुकड़ा देखेंगे 65 लाख लोगों का जिनका नाम लिस्ट से गायब हो गया है, उसके बारे में अंतरिम आदेश दिया है। आदेश 2 है, नंबर 1, कि आप उसकी नामों को, जिसको चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा था छुपाने की, उन्होंने आखिर चुनाव आयोग को कर ही दिया कि आपको ये सूची सार्वजनिक करनी पड़ेगी, गांव में लगानी होगी, पंचायत ऑफिस में लगानी होगी, और वेबसाइट पर लगानी होगी। तो अब इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि 16 अगस्त को, क्योंकि थोड़ा सा बता दें कि 7 अगस्त की जो बात रुक गई थी, 7 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी जी ने इस वोट चोरी को लेकर पूरा एक स्लाइड कॉन्फ्रेंस करी, और स्लाइड पर पूरा प्रदर्शन किया, पूरा दिखाया किस तरह से 5 तरीके उन्होंने वहाँ पे बयान करिए कि किस किस ढंग से ये जो वोटों में गड़बड़ियाँ हुई या चोरी हुई या जिसमें जो भी कहें, तो उसको लेकर उन्होंने बयान किया। वो हमने दो वीडियो बनाई भी हैं और आपको अभी आज भी दिखाएंगे उनके जो उन्होंने कहा। अब एक आलोक प्रसन्ना कुमार साहब हैं, ये हैं फाउंडर ऑफ विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी और अधिवक्ता भी हैं। इनका एक आर्टिकल 16 तारीख को छपा है, 16 अगस्त को 2025 को, जिसका शीर्षक है टू काउंट एवरीवन इन, यानी सबको शामिल करो, सबको जोड़ो। और यहीं से हम समझते हैं कि जो लेटेस्ट स्थिति है एसआईआर की, इसको हम समझते हैं। अब एसआईआर मैंने आपको जैसे बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी है और सोशल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी ने, इन्होंने बड़ी एक साहस के साथ निभाना शुरू किया। और साथ ही पत्रकार वर्ग भी हमारा ये कम नहीं, इनमें से अजीत अंजुम जी हैं और भी हैं, और उन्होंने खूब अपना शिद्दत के साथ ये सारी चीज़ें स्पष्ट करना इतना आसान खेल नहीं होता, कहना ही आसान है। दोस्तों, आलोक प्रसन्ना कुमार के इस लेख में टू काउंट एवरीवन इन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी कही गई है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1950 and the registration of electors rule 1960 made to implement the act do not contain the words special intensive revision. The only mentions a summary revision which happens regularly, or intensive revision which happens rarely, or in a mix of the two, necessary in special circumstances. An SIR, at least as it is being carried out in Bihar, seems to have no basis in the law. तो ये महत्वपूर्ण इस जो क्या कह रहे हैं कि जो 1950 का पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है और 1960 का जो इलेक्टोर्स रोल उसमें एक्ट है, उसमें ऐसे जो शब्द वो कहीं नहीं है, और जो अगर दोनों को मिक्स भी है वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में है। लेकिन जो बिहार में एसआईआर चल रहा है, इसका कोई आधार नज़र नहीं आ रहा कुल मिला के। तो दोस्तों, इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे सिटीजन पर। हम सिटीजन की परिभाषा जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, या और भी इसके एक और महत्वपूर्ण किताब मेरे पास है, वो अरिस्टोटल की लिखी हुई पॉलिटिक्स। और ग्रीक के जो प्राचीन ग्रीक है, उसमें ग्रीस में किस तरह से ये सब चला था, और राज्य और जो नागरिक है इसके बीच में क्या जो संबंध है, इसको भी समझेंगे। वो हमारे अगले वीडियो में होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।